राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू का ये एपिसोड आप तक पहुंच रहा है मुंबई से, जहां मुंबई के इस इलाके में शाम उतर चुकी है, परिंदे अपने घरोंदों में पहुंच चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं बहुत ही मशहूर अदाकारा उत्तरा बावकर के पास। उत्तरा बावकर रंगमंच और फिल्मों का एक बेहद जाना पहचाना नाम। खामोश, मासा, चिल्लाओ मत, शोर कम और काम ज्यादा। चलो उठो, ये तुम्हारी जगह नहीं है। गरीब और जानवर दोनों एक से, एक ही मिट्टी के बने हुए। दुख तो गरीबों को भी होता है। रोटी के एक टुकड़े के आगे सब भूल जाते हैं। जिंदा रहने के लिए रोटी भी तो चाहिए। इस उम्र में बड़ों के आगे जबान नहीं चलाते। चुप करना। मैं किसी से सबक लेने की आदी नहीं हूं। बैठ जाओ। तुमच्या गुळूमुळूपणाने वसंतरावनी तुम्हाला फसवलं म्हणून सांगा की। माझे देशभक्त मित्र कुठे गेले ते तुमचे देशभक्त मित्र? अहो वेळी अवेळी आणि घरी यायचं आणि सासूर वाशीन मी भाकऱ्या थापून त्यांना गिळायला घालायचं। तुम्हाला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर कुठे गेले होते सगळे? माझे कष्ट घेतले त्यांनी। अरे इतनी मटक मटक के चलती है तो उनके कमर में मोच नहीं आती होगी क्या? चलना बेबी, तू भी चल। अरे बड़ा मजा आएगा। ना ऐसा लगता है जैसे झूला झूल रहे हो। अच्छा, दिखा 1 2 एक ऐसी अभिनेत्री जिसके अभिनय की छाप रंग इतिहास में सदा सदा के लिए अमर हो चुकी है। उत्तरा बावकर इत्तेफाकन अदाकारी की दुनिया में उतरी, हालांकि गाने में उनकी दिलचस्पी हमेशा से थी, जिसकी झलक उनकी अदाकारी में साफ साफ देखी जा सकती है। जब मैं लड़की थी भोली भाली, मैंने सोचा मुझ में ले कोई दिलचस्पी, उस हालत में सोचा करती थी ए मेरे दिल मैं क्या करूंगी, ए मेरे दिल मैं क्या करूंगी। बचपन से ही एक्टिंग के बजाय सिंगिंग का शौक रखने वाली उत्तरा बावकर का कलात्मक सफर तब शुरू हुआ जब उन्होंने उस दौर में रेडियो पर प्रसारित होने वाले नाटकों में हिस्सा लिया। 1965 में दिल्ली के दौलत राम कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद कला में दिलचस्पी उत्तरा बावकर को देश के नामी ड्रामा स्कूल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ले आई। एनएसडी पहुंचकर उत्तरा बावकर ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा और इब्राहिम अलकाजी की निगरानी में रंगमंच का अभ्यास जारी रखा। करीब 22 वर्षों की इस लंबी यात्रा में उत्तरा बावकर ने एक से बढ़कर एक नाटकों की प्रस्तुतियां की। और फिर 1988 में आई गोविंद निहलानी की तमस। गुरु की सिंगड़ियों उठो, तुर्क आ गए, वक्त आ गया, हमारे लिए हुक्मनामा आ गया है। आओ शेरनियों, मेरे साथ आओ, आओ।
एक ही साल बाद उत्तरा बावकर ने मृणाल सेन की फिल्म एक दिन अचानक में शबाना आजमी की मां का रोल किया, जिसके लिए मिला उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड। अब कौन समझाए उन्हें, सारा दिन घर में बैठे सोचेंगे। पता नहीं क्या, किसी ने तो जबरदस्ती बैठा के नहीं रखा। पढ़ाने हटाने में दिल नहीं लगा, वो तो खुद ही कहते थे। और इनके सीनियर्स को देखो, 5-5, 6-6 सालों से एक्सटेंशन लिए बैठे हैं, अभी भी रिटायर नहीं होना चाहते, पढ़ाए चले जा रहे हैं। वो पढ़ा रहे हैं, बाबा नहीं पढ़ाते बस। अरे गेंदे के फूल मत डालो भाई, अरे मक्खियां भिनक रही है मेरे बाबू के मुंह पे। अरे मत डालो भाई, कोई है? देख क्या रहे हो, गेंदे के फूल हटवाओ यहाँ से। तू भी इसे कह रही हूँ? मैम को गेंदे के फूल पसंद नहीं है। और सुनो, हाई कमान आने वाली हैं, भगवान के लिए उनकी दिल्ली तलाश का मत रंग लेना। जगत छूटने के बाद उत्तरा बावकर का अगला ठिकाना बना मुंबई, जहां वो आज टीवी और फिल्मों में लगातार काम कर रही हैं। जा, कर जो तुझे करना है। और सुन, जो कुछ भी तू करने जा रही है वो एक इंसान ही कर सकता है। फरिश्तों के नसीब में ये सब कहाँ? कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ अपने पापों को तेरे पुण्य से ढक लेने की कोशिश कर रही हूँ। हिंदी फिल्मों के अलावा उत्तरा बावकर ने मराठी और कई भारतीय भाषाओं की फिल्मों में भी काम किया है। अहो, इंग्लंडात जन्माला आले असते ना तर या दागिन्यांची सुद्धा गरज नव्हती, पण आपल्याकडे प्रथा आहे म्हणून एवढे दागिने पुरेत मला। बहिणी, असं उत्साह विजर नका पडू बुवा. अहो भाऊजी, तुमच्या या असल्या गुप्तधनावर माझा नाही हो विश्वास। बहुत बहुत स्वागत है उत्तरा जी। नमस्कार, थैंक यू। हमको बताइए कि ये जो मॉडर्न गैजेट्स हैं, मोबाइल और या फिर इसके जो सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स हैं, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इससे आपका कैसा रिश्ता है? अगर आपको मैं सच बताऊं तो आप हैरान ना हो। मेरी कोशिश ये होती कि मैं इनसे जितना हो सके दूर रहूं, क्योंकि पता नहीं, मतलब मैं देखती हूँ आजकल कि जिसे देखो वो उसके हाथ में एक तो मोबाइल है, या तो यहाँ लगा रहता है या वो यहाँ देख रहा होता है। मुझे लगता है आप एक दूसरे की तरफ आजकल हम लोग क्या देखना भूल चुके हैं। एक दूसरे से रिश्ता हमारा जो है वो इतना हम लोग दूर होते जा रहे हैं एक दूसरे से, मुझे तो ऐसा लगता है। इसलिए मेरी कोशिश ये होती है कि हाँ, उसका जितना उपयोग है उतना ज़रूर करें, और मैं भी करती हूँ उतना ही। लेकिन ये जो आपने जो वेबसाइट और ये वो सारी बातें, उससे मैं अपने आप को मैंने दूर रखा है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लगता है एक तो ज़रूरत होती तो मैं हमेशा ये मानती हूँ कि जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है आप उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। लेकिन सिर्फ क्योंकि फैशन में है कोई चीज़ या सब लोग कर रहे हैं इसलिए मैं करूं, ऐसा मैं नहीं समझती और ऐसा मैं मानती नहीं हूँ, इसलिए करती नहीं हूँ। मेरे ख्याल से आपके शायद मैं सवाल का जवाब मैंने दे दिया होगा। ये तो आपका कहना ठीक है कि सब लोग अपने अपने फ़ोन में लगे हुए हैं और एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। जब ये फ़ोन नहीं थे और लोग आपस में बातें करते थे तो उससे क्या उन्हें हासिल हुआ करता होगा? मुझे लगता है कि देखिए, मैंने जैसे कहा कि ज़रूरत थी तो हमने उस समय सिर्फ फ़ोन थे तो मुश्किलें होती थी, मैं ये नहीं कहती। आजकल जो सुविधाएं हैं हमारे पास उसका उपयोग बहुत है, लेकिन साथ साथ मुझे लगता है कि हर चीज़ का अगर बहुत ज़्यादा अगर उसको हम इस्तेमाल करें उसका, जो कि आजकल मुझे लगता है, तो जो अड़चन में जो मैंने अभी आपसे कही कि ये जो है कि आपस में हमें एक दूसरे से बात करने के लिए समय क्यों नहीं मिलता। हम घर में भी देखते हैं, टेलीविज़न हुआ, फ़ोन हुआ, ये वो, उसमें लोग उलझते जा रहे हैं और आपसी बातचीत से हम लोग दूर होते जा रहे हैं। वो रिश्तों में मुझे लगता है कहीं ना कहीं दूरियां मुझे महसूस होती हैं, और मैं बहुत इसी कारण
इनसे दूर रहने की कोशिश करती हूँ। हाँ, मुझे कई लोग ऐसे कहते हैं कि अरे तुम बड़ी ओल्ड फैशन्ड हो और तुम्हें इसमें कितनी सुविधाएं हैं, ये है वो होंगी। मैं ये भी नहीं कहती हूँ कि इसमें सुविधाएं नहीं है, बहुत हैं, लेकिन तब नहीं थी। तब भी तो हम लोग आराम से हमारा जीवन कट रहा था, ऐसा नहीं था। तो यांत्रिक जीवन जो बन चुका है वो मुझे पर्सनली स्पीकिंग मुझे ठीक नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। और कला के जिस क्षेत्र में आप हैं, यानी कि अभिनय में भी इसकी बहुत ज़रूरत होती है कि आप एक दूसरे को जानें और सिर्फ अपने में ही व्यस्त ना रहें। तो इसको कैसे आप हमारे देखने वालों के लिए पेश करेंगी कि आपस में एक दूसरे को जानना, अपने से बाहर निकलना एक अभिनय में गुणवत्ता लाने के लिए एक बहुत ज़रूरी काम। मुझे तो लगता है कि देखिए, अभिनय का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपने कहीं पर जाकर सीखा, जैसे मैंने NSD में जाकर अभिनय सीखा, और भी लोग सीखते हैं, अभी भी सीखना जारी है लोगों का। लेकिन उसमें बहुत ज़रूरी ये हो जाता है कि हम जो शुरू से ही समझते रहे हैं इस बात को, और आज भी मैं मानती हूँ कि चरित्र सिर्फ निभाने का मतलब नहीं होता। जानने के लिए ये आवश्यक होता है कि हम अलग अलग लोगों को देखें, समझें, और ये सब हमें करने का मौका मिलता है जब हम अलग अलग लोगों के संपर्क में आते हैं, उनसे बातचीत होती है, समझते हैं कि उनके साथ मतलब जो भी उनका जीवन की यात्रा जो है उसके बारे में, या कहीं भी आप जाकर देखते हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत आवश्यक हो जाता है कलाकार के लिए, एक अभिनेता के लिए, अभिनेत्री के लिए, कि उस चीज़ को, जीवन के उन पहलुओं को समझे, देखे, उस जीवंतता को देखे, समझे। और इसके लिए मुझे लगता है कि लोग जब तक आपस में बात हम नहीं करेंगे, एक दूसरे को जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, अपनी सुविधाएं समझा, और ये इन चीज़ों से हट के थोड़ा सा आपस में जो है एक दूसरे के बारे में जानकारी, तुमने क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, तुम्हारी कठिनाइयाँ, मुश्किलें, आम जीवन में भी, तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है जब तक हम नहीं करेंगे, हम एक दूसरे के ना तो करीब आ सकते हैं, तो दूरियां बढ़ती जाती है। इसलिए मित्र जितने हम लोग पहले, मुझे लगता है कि हम लोग जितने करीबी दोस्त बनते थे, ये होता था। आजकल तो ये है कि बस फ़ोन पे बात चल रही है, फ़ोन पे मिल रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेजे जा रहे हैं, अब तो आवाज़ भी नहीं सुनाई देती, व्हाट्सएप। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़रूरी है कि हम मानव जीवन के साथ हमारा जो रिश्ता पहले था एक दूसरे के साथ, वो बना रहना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। और उसी से हमारे परफॉर्मेंसेस में भी जो जीवंतता आती है वो फिर ओढ़ी हुई नहीं होगी, उसको हम समझते हुए, हम उसको समझते हैं, उसको अंदर कहीं ना कहीं जज्ब हो जाती हैं चीज़ें, और वो फिर निकल के आती हैं जहाँ जहाँ हमें उसकी आवश्यकता महसूस होती है। तो मैं तो यही समझती हूँ। बीच में आपने कहा कि आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जो सीख रही थी, वो कौन सा साल था जब आप सीख रही थी, और कौन कौन लोग आपके साथ पढ़ रहे थे? मैंने 1965 में स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन किया। एक ऐसा मौका मिला मुझे उससे पहले कि जहाँ अलकाजी साहब के साथ हमें एक नाटक करने का मौका मिला, अभिज्ञान शाकुंतलम, संस्कृत में किया था। एक कॉन्फ्रेंस होने वाली थी दिल्ली में संस्कृत स्कॉलर्स की, जिनके सामने ये नाटक पेश होना था। और हमारा एक छोटा सा ग्रुप था दिल्ली में जो संगीत भी जानते थे और जिनकी भाषा मतलब संस्कृत जो बोल पाए, ऐसे लोगों का एक छोटा सा ग्रुप था हमारा। और हम लोग अपने रेडियो पर हम लोग नाटक किया करते थे संस्कृत में। तो जब ये नाटक करने की बात चली और संगीत नाटक अकादमी का एक हिस्सा था स्कूल ऑफ ड्रामा, तो अलकाजी साहब से जाहिर है कि कहा गया होगा कि ये नाटक वो तैयार करें। तो उस समय जितने भी लोग वहाँ पर थे स्टूडेंट्स, शायद उनके सबके लिए संस्कृत भाषा बोलनी शायद इतना आसान नहीं था। तो ये हमारे ग्रुप को न्योता दिया गया और हम लोगों ने वो नाटक किया। वो मेरा पहला मौका था। मुझे मालूम हुआ कि कोई ऐसी संस्था है जिसमें अभिनय सिखाया जाता है और अभिनय यानी नाटक की ट्रेनिंग होती है। तो ये करने के बाद कहीं अलकाजी साहब को भी लगा होगा कि शायद मैं करने के गुण हैं मुझ में। उससे पहले मैं उस संस्था का नाम क्या था जिसमें? देववाणी संस्था, ओके, देववाणी। और एक वेलणकर करके एक संस्कृत स्कॉलर, लेकिन
वो थे पोस्ट मास्टर जनरल, हाँ पीएमजी थे दिल्ली में, लेकिन बहुत विद्वान ग्रस्त। और वो नाटक छोटे छोटे लिखा, मतलब जो नाटक ट्रांसलेट भी शायद करते थे, और संगीत नाटक हम लोग करते थे रेडियो के लिए छोटे छोटे। तो फिर हम लोगों ने पहली बार जब ये नाटक किया तो उसके बाद कहीं अलकाई साहब को भी लगा, घर में हमारे माता पिता आए थे देखने, उन्हें भी लगा कि शायद कर सकती है। उससे पहले मैं संगीत सीख रही थी, बल्कि मुझे संगीत में कुछ करने की मेरी इच्छा थी। तो घर में कहीं ये बात भी चली कि क्योंकि मराठी स्टेज पर, क्योंकि बेसिकली आई एम अ महाराष्ट्रियन, पली बड़ी दिल्ली में, इसलिए मैं दिल्ली वाली हो गई। तो वो अलग बात, लेकिन ऐसा लगा हमें कि शायद अगर संगीत भी सीख रही हूँ, नाटक भी, अभिनय भी सीख लेती हूँ, तो मैं संगीत नाटकों में हिस्सा ले सकती हूँ महाराष्ट्र में आकर। तो शुरुआत कुछ ऐसी हुई। तो 1965 में जब हमने स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन किया, तो जाने के बाद मालूम हुआ वो तो एक अथाह सागर सा था, और जिसमें इतनी सारी चीज़ें सीखने को, वरना इससे पहले तो नाटक का मतलब ये है कि नाटक कोई सिलेक्ट करो, उसके डायलॉग्स याद करो, कोई एक डायरेक्टर आपको बताएगा कि क्या करना है क्या नहीं, इधर से उधर जाना है, ये है वो है, और बस वही नाटक था हमारे लिए। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि नाटक तो इतना आसान नहीं है जितना सोचा था हमने। अच्छा रुकिए, अभी यहाँ पर थोड़ा टोकूंगा। जैसे ये देववाणी जो संस्था थी, ये क्या मराठी लोगों की कोई संस्था थी? हाँ, क्योंकि आपने बार बार संगीत नाटक की बात की, जो संगीत नाटक शायद किसी दूसरी चीज़ को डेनोट करता है, वो किसी ट्रेडिशन में कोई एक उसका ठीक ठीक मतलब होता है। उस पर अभी हम पूछेंगे कि जब संगीत नाटक कहते हैं तो महाराष्ट्र के संदर्भ में उसका क्या अर्थ होता होगा, इसीलिए शायद देववाणी में जोड़कर संगीत और नाट्य आप लोग सीख रहे होंगे, कर रहे होंगे, जिस पर ये अलकाजी साहब वाला एक मौका मिला। लेकिन ये देववाणी कब बना और आप उसमें कैसे शामिल हो गई? कैसे बना ये कहना वाकई मुश्किल है, क्योंकि जहाँ हम लोग करोल बाग में उस समय रह रहे थे, वहाँ पर ऐसे बहुत महाराष्ट्रियन लोग थे, और ये वेलणकर जिनका मैंने नाम लिया है वो भी वहीं रह रहे थे। और बातों बातों में उनको क्योंकि हम लोग इकट्ठा होते थे, आपको तो मालूम है गणेशोत्सव जो बहुत उत्साह से मनाया जाता है, वैसा ही वहाँ पर भी होता था। करोल बाग में गणपति उत्सव मनाया जाता था, जिसमें मैं गाया करती थी, छुटपुट नाटक हुआ करते थे उसमें, एकांकिकाएँ, उसमें भी मैंने एक बार हिस्सा लिया था। तो कहने का मतलब है वहाँ कहीं उनको मालूम, उन्होंने देखा होगा, और ऐसे और लोग भी थे जिनको उन्होंने देखा होगा, और फिर जो गाना जानते थे, गाते थे, ऐसे लोगों को उन्होंने इकट्ठा करके एक छोटी सी संस्था, मतलब ऐसा कोई फॉर्मल कोई भी बात नहीं थी उसमें, वो उन्होंने बुलाया एक बार होगा, हम लोग सब इकट्ठा हुए थे, और फिर उन्होंने इस तरह से ये बात शुरू की, और ये नाटक हमारे जो थे वो रेडियो पर ब्रॉडकास्ट होने लगे। जो आप कह रही करोल बाग में आप रहती थी, आप अपने पेरेंट्स के साथ रहती होंगी, आपके पिता क्या करते रहे? मेरे पिता LIC में थे, सरकारी नौकरी में थे। और आपने पढ़ाई क्या की? मैंने ग्रेजुएशन BA किया, मैंने BA पास किया। और BA के ज़माने में ही ये वेलणकर साहब की जी हाँ, बात जी हाँ, आई? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और वही प्ले करते हुए फिर ये एक संयोग बना कि आप अचानक एक, मैं तो इसको हमेशा मोड़ कहती हूँ, एक अचानक मोड़ जिसके बारे में कभी नहीं सोचा था, और वो देखिए देखते देखते वो तो मतलब एक वो बन चुका है कि गले की फांस। हाँ गले की फांस, हाँ, क्योंकि मुड़ के देखती हूँ तो मुझे लगता है कि अरे मैंने कहा तो मैं गाती थी और कहाँ अब मैं इसमें आकर फंसी हूँ। तो लेकिन हाँ, आई एंजॉय दैट, बट मुझे अभी भी लगता है वो इतना खूबसूरत मोड़ था कि हमें आप जैसी खूबसूरत अभिनेत्री मिली और इतना गुणवत्ता वाला अभिनय हमको एक हमारे थाती की तरह है। लेकिन मेरे हाथ से वो चीज़ छूट गई जो मैं देखा करती थी कि बल गा रही हूँ, मैं अच्छे अच्छे प्रोग्राम सुनती थी, क्लासिकल म्यूज़िक के भी। बचपन में तो लता मंगेशकर मेरी आदर्श हुआ करती थी। तो कहने का मतलब ये है कि उसके छूट जाने का थोड़ा सा दर्द अभी भी महसूस होता है। हालांकि स्कूल ऑफ ड्रामा के अंदर जितने म्यूज़िकल प्लेज हुए उसमें सबसे पहले मुझे मौका इसीलिए मिलता था कि गाने की हमारी ट्रेनिंग थी, तो ये फ़ायदा भी था उसमें। तो जो मैं यहाँ आकर, मतलब महाराष्ट्र में आकर जो मैं करना चाह रही थी और नहीं किया मैंने, वो मुझे स्कूल ऑफ ड्रामा में उसके कई मौके मिले और मैंने वो। हम तो बीच में वो एक सिरा छूटा था कि संगीत नाटक क्या है? हाँ, संगीत नाटक देखिए एक ट्रेडिशनल नाटक महाराष्ट्र में रहा है। बाल गंधर्व जिसका नाम
सभी जानते हैं, या दीनानाथ मंगेशकर, लता मंगेशकर के पिता, और भी कई लोग जो कि गाते भी थे और अभिनय। तो एक ट्रेडिशनल फॉर्म था महाराष्ट्र में जिसको संगीत नाटक कहते थे। और अभी भी मतलब अब तो उतना हमें देखने को नहीं मिलता, लेकिन वो ट्रेडिशन काफ़ी सालों तक चलता रहा। अब कुछ सालों से धीरे धीरे वो, क्योंकि एक तो ये भी बात है कि टेलीविज़न, फिल्म्स वगैरह इतनी हावी हो गई ये चीज़ें कि नाटक वैसे भी देखा जाए तो थोड़ा पिछड़ता जा रहा है। हालांकि अभी भी महाराष्ट्र में लोग नाटक देखते हैं, नाटक पसंद करते हैं, जाते हैं, तो वो ट्रेडिशन जो है वो तो बरकरार है, लेकिन धीरे धीरे कम हो गई है इंटेंसिटी अगर उसकी कहा तो। कहने का मतलब ये है कि वो नाटक बहुत लोकप्रिय थे। और मुझे याद है हमारे पिताजी कहा करते थे, उन्होंने सारे बाल गंधर्व के नाटक देखे थे, दीनानाथ जी के नाटक देखे थे, लोग बहुत पसंद करते थे, जाकर देखते थे। तो जिसमें क्लासिकल का बेस होता था, लेकिन नाट्य संगीत करके एक अलग विधा होती थी। हाँ, तो उसमें लोग बहुत पसंद करते थे और ट्रेनिंग जो लेते थे वो उस विधा की ट्रेनिंग होती थी, नाट्य संगीत, जो अभी भी गाते हैं लोग। तो कहने का मतलब है कि वो जो ट्रेडिशन था वो कहीं ना कहीं आँखों के सामने हमारे घर में भी था। और हम, हालांकि मैंने जैसे कहा कि बहुत क्लियर नहीं थे दिमाग में कुछ भी, हाँ करना है, लेकिन कैसे क्या, इसके उत्तर धीरे धीरे मिलते चले गए जब हमने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन किया। हाँ, तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में कौन कौन लोग आपके साथ पढ़ा करते थे? देखिए, हम 7 लड़कियां थीं स्कूल ऑफ ड्रामा में। आमा लल्लाना, अलकाई साहब की बेटी, सुरेखा सीकरी, श्रीलता स्वामीनाथन, प्रेमा कारंत, सविता बजाज करके एक लड़की, श्यामा जैन जो कलकत्ता से आई थी, और मैं, और 3 लड़के थे, मुकुंद नाइक करके जो महाराष्ट्र से आए थे, बलराज पंडित जो प्ले राइट रहे हैं अच्छे खासे, और एक राघवन करके जो केरला से आए थे। तो हम लोग 10 की हमारा बैच था। और उस वक्त वैसे भी स्कूल ऑफ ड्रामा में 10 से ज़्यादा स्कॉलरशिप भी नहीं थे, तो छोटा सा ही था स्कूल, रविंद्र भवन के 3rd फ्लोर पे थे हम लोग, स्कूल था। तो हमारे क्लास में मतलब लड़कियां डोमिनेटिंग पोजीशन में थी, लेकिन बहुत अच्छे। अगर आप मुझसे पूछे तो मेरे लिए तो स्कूल ऑफ ड्रामा में, मैंने जैसे कहा कि मेरे लिए तो कोई अनुभव नहीं था। जबकि सुरेखा, श्रीलता, एक तो इन्होंने MA करके ये लोग आई थी लिटरेचर में, और इसमें तो क्योंकि हमें लिटरेचर भी पढ़ना पड़ता था, वेस्टर्न ड्रामा हुआ, मॉडर्न इंडियन ड्रामा हुआ, संस्कृत, तो लिटरेचर भी हमारे पढ़ाई का बहुत अहम हिस्सा था। तो उस लिहाज से मैं, हालांकि ग्रेजुएशन के बाद मैंने स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन किया था, लेकिन अनुभव बिल्कुल नहीं था नाटक का। इसलिए जो कुछ भी हमसे करवाया जाता था वो हम बिल्कुल जैसे ABC के तौर पर हम लोग उसको देखते थे और सीखते थे। जबकि कुछ लोग थे जिनके थोड़े बैकग्राउंड्स थे, जैसे प्रेमा कारंत जी को मालूम था, कारंत जी की पत्नी, तो नाटक का बैकग्राउंड कुछ लोगों में था, लेकिन हम लोगों में पर्सनली मुझसे कहेंगे तो बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए शुरू में हमारे लिए बहुत मुश्किल ये हुई कि अच्छा ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, ये भी करना है, और इतना कुछ, जैसे मैंने शुरू में एक बार कहा कि इतना अथाह सागर, और इसमें कैसे मतलब शुरुआत भी हुई तो भी रोज़ हमारे लिए हर चीज़ एक नई होती थी। और एक बात यहाँ पर मैं बहुत ज़रूरी और अहम है जो मैं कहूँगी कि अलकाज़ी साहब हर स्टूडेंट को समझकर उसके हिसाब से, उस अकॉर्डिंगली, मतलब जैसे मैंने कहा कि अलग अलग लोगों की ज़रूरतें अलग अलग थी, समझ अलग थी, तो उन्हें कैसे समझाना या उनके साथ कैसे डील करना, ये सब बिल्कुल पर्सन टू पर्सन, जिसको कहूँगी कि हर एक के साथ उनका पढ़ाने का तरीका अलग होता था। और उस समय शांता गांधी जी भी हमें पढ़ाती थी क्लासिकल इंडियन ड्रामा, जो खुद डांसर होने की वजह से बिल्कुल भाव भंगिमाओं के साथ वो हमें करके दिखाती थी और पढ़ाती थी।
नेमी चंद्र जैन हमें मॉडर्न इंडियन ड्रामा पढ़ाते थे। इसके अलावा फिर और भी डिपार्टमेंट जैसे क्राफ्ट हुआ, जिसमें हमें कॉस्ट्यूम डिज़ाइन जो मिसेस अलकाजी भी करवाती थी, और जैसे स्टेज क्राफ्ट हुआ, लाइटिंग हुई। तो ये सारी चीज़ें जो थी, जो कि एक बहुत ही मुझे लगता है इंटीग्रेटेड हिस्सा है एक नाटक जब हम तैयार करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है इसका अहम हिस्सा होती हैं। और वो सारा पढ़ना कितना आवश्यक था, वो धीरे धीरे हमारे सामने उजागर होने लगा था। और इसलिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये इतना डोमिनेटिंग वो होता चला गया, और म्यूज़िक, जिसको मैं संगीत की बात कर रही थी, वो धीरे धीरे पीछे छूटता चला गया। और जो मोड़ की बात मैं कर रही हूँ कि ये जो था वो मेरे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन के सामने आया। इसमें आपने अगर देखे तो क्या सीखा, क्या होगा, मतलब कुल मिलाकर तो अभिनय सीखा, लेकिन टुकड़ों टुकड़ों में क्या नई चीज़ें सामने आती गई, लगा कि अच्छा ये भी सीखना था थियरी से अलग? देखिए, सबसे पहले यही था कि जैसे हम लोग स्टानिस्लॉस की मेथड से शुरुआत हुई कि मेथड कैसे करना, मतलब अगर कोई रोल आपको दिया जाता है तो कैसी उसकी तैयारी क्या होती है, ये तो मालूम ही नहीं था हमें। तैयारी के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हो जाती है, आवश्यक हो जाती हैं, कि सबसे पहले तो ये है कि ये भूमिका आपको दी गई है, ये रोल आपको करना है, तो उसकी तैयारी यानी कौन, सबसे पहले वो क्या है, चरित्र क्या है, वो नाटक में उसका क्या हिस्सा है। एक तो नाटक क्या है, पीरियड का है, आज के संदर्भ में वो नाटक लिखा, जैसे आधे अधूरे हुआ, वो तो आज के संदर्भ में है। तुगलक जब आप करेंगे तो उसका पीरियड है। तो कहने का मतलब था कि सबसे पहले कि नाटक क्या, किस समय को दर्शाता है, उसके अनुसार फिर उसकी भूमिकाएं, उसके चरित्र जो हैं, अगर आपको कोई चरित्र दिया जाता है तो उसकी तैयारी के लिए आपको क्या तैयारी करनी पड़ेगी, कैसे, तो उसके लिए क्या क्या आप खोजेंगे, उसकी खोज क्या है। तो थियोरी के अंदर तो यही था, मेथड के अंदर, कि आप पहले देखिए कि कौन है, क्या है, उम्र क्या है उसकी, स्वभाव क्या है, और चरित्रों के साथ उसका संबंध क्या है, उसकी बैकग्राउंड, साइकोलॉजी, कैसी सोच है उसकी, क्या समझता है, सोच समझ क्या है, ये सारी बारीकियाँ जो कि एक किसी भी इंसान को, एक इंसान से दूसरे इंसान को अलग बनाती है। तो चरित्रों में भी यही होता है कि अगर मान लीजिए कि दो चरित्र हैं, एक ही उम्र के होंगे, तो भी उनमें फ़र्क कहाँ आता है, यहीं से शुरुआत होती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है बैकग्राउंड, वो उनमें अलगाव पैदा करता है। जिस घर से आए हैं, जिस सोच से आए हैं, ये सब उनमें अलगाव पैदा करती है। तो ये बेसिक्स जो थे वो स्टैनिस्लॉस के मेथड के साथ हमारी शुरुआत थी। तो पहले तो हमें थियोरी समझाई जाती थी, उसके बाद हम लोग छोटे छोटे उस पर इम्प्रोवाइजेशंस करते थे। हमें बताया जाता था कि करो, इमेजिन कि आप ये हैं, अब उसके बाद आप क्या करेंगे। तो कहने का मतलब है धीरे 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 थियोरी जो थी उसको हमने उसको वो करना सीखा, उसको इम्प्लीमेंट करना सीखा, और उसके बाद तो फिर नाटक तो होते ही थे, तो जो हम सीखते थे उनका इम्प्लीमेंटेशन जो है उसको लागू करना हमने धीरे धीरे सीखा, जहाँ नाटक करना शुरू है। तो हमारे साथ जैसे हुआ था कि चेखव का नाटक हुआ थ्री सिस्टर्स, उसके चरित्र अलग है। उसके पहले हुआ था ट्रोजन वुमेन, ग्रीक ट्रेजेडी, उसमें हमें एक रोल करने का मौका मिला। इतना कठिन था हमारे लिए, क्योंकि जो ट्रेजेडी जो वो भोग रही हैं औरतें, उसके बारे में हमने कभी सुना था, न सोचा था, न भोगा था। तो वो औरत एंड्रोमाके, जिसका मैं चरित्र निभा रही थी, वो रोते हुए आता है, उसका सब कुछ खत्म हो चुका है, उसके पति को मारा गया, उसका छोटा बच्चा है, उसको ले जा रहे हैं, उसको मारेंगे। तो रोते हुए आना, जब तक हम उस चीज़ को समझेंगे नहीं, उसके दुख दर्द को हम जब तक समझेंगे नहीं, तो हम उसको निभाना हमारे लिए मुश्किल है। तो इसलिए पहला चरित्र जब ये मुझे मिला, इस कदर मतलब मैं वो हो चुकी थी, टूट चुकी थी, कि मुझे लगा मैंने गलत रास्ता चुना है, मैंने एक्टिंग की तरफ मैं क्यों आई। ये सवाल पहली बार मुझे तब लगा, मेरे सामने आया, क्योंकि मैं फिजिकल वायलेंस, मैं कहती थी मुझे मारो, थप्पड़ मारो, ये करो, वो करो, ताकि मैं रोती हुई स्टेज पर जाऊं।
उससे ये होता था कि टेम्पररी तौर पर मुझे थप्पड़ मारे तो मैं रोती हुई गई, लेकिन एक बार इतना रोना आया मुझे कि अलकाजी साहब ने कहा अब बस करो, अब बोलो अपनी लाइनें। सो कहने का मतलब ये है कि ये हमारी शुरुआत थी, समझ नहीं थी चरित्र के साथ कैसे, क्या उसके लिए क्या, कोई अनुभव नहीं। तो धीरे 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 जब ये समझ बढ़ती गई, धीरे धीरे अनुभव, सीखना, देखना, नाटक देखने जाते थे, फेस्टिवल जितने होते थे हम लोगों के लिए कंपलसरी था कि देखो और देखते हुए ये समझो कि क्या अच्छा है। अगर आपने कहा कि ये नाटक अच्छा है, उसमें ये भूमिका अच्छी लगी, चरित्र अच्छा निभाया, तो वो क्यों है, क्या है, ये समझ। उसी तरह से फिल्म फेस्टिवल्स में भी अच्छी अच्छी फिल्में हम लोग देखने जाते थे। अलकाजी साहब समझाते थे कि क्या है, मतलब क्या खूबियाँ हैं, क्या अच्छा है। तो ये धीरे 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 बातें जब जज होने लगी, करते करते अनुभव बढ़ने लगा, उम्र के साथ भी अनुभव बढ़ते हुए हमने सीखा। तो मुझे लगता है कि उसके बाद फिर धीरे धीरे पहली बार मुझे प्रमुख भूमिका मिली कॉकेशियन चौक सर्कल, जब मैं पास आउट कर चुकी थी, रेपर्टरी में आई थी। उससे पहले मैं, जैसे मैंने कहा कि ट्रोजन वुमेन में एक छोटा रोल किया था, हालांकि कठिन था, नहीं हुआ हमसे ठीक से। थ्री सिस्टर्स में थोड़ा सा हमें लगा कि वो रियलिस्टिक क्योंकि अप्रोच था, तो थोड़ा सा हमें लगा कि हाँ हम कुछ कर पाए। तो इस तरह से मुझे लगता है कि धीरे धीरे नाटक करते हुए, देखते हुए, समझते हुए, क्योंकि जब नाटक होते भी थे स्कूल के अंदर तो उसमें डिस्कशंस होते थे, और जितने हमारे ये सीनियर एक्टर्स होते थे, ओम शुभ्री जी हमारे साथ थे, और सुधा जी थी, मोहन महर्षि जी थे, ये सारे पास आउट कर चुके थे तब तक, तो उनको प्रमुख भूमिकाएं मिलती थी। जब तुगलक नाटक पहली बार ओम शुभ्री जी ने किया तो हम लोग तो उनको असिस्ट कर रहे थे, उनके कॉस्ट्यूम्स और ये, लेकिन वो भी मुझे लगता है बहुत, वो अनुभव हमारे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जो सीख रहे थे वो हमें सीधा हमें देखने को मिलता था कि उसको कैसे किया जाता है, उसको अप्लाई कैसे किया जाता है, उसको समझ के डिस्कशंस के दौरान हमें ये बातें समझ में आने लगी धीरे धीरे, और पता चला कि हाँ ये भी ऐसे ऐसे, मतलब एक जिसको कहूँगी कि एक यात्रा पे चल पड़े थे हम, और धीरे धीरे बातें क्लियर होती जा रही थी। जैसे कि इस शेर में भी कहा जाता है कि आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। आपने ठीक कहा कि उस वक्त जब ट्रोजन वीमेन में वो जो कैरेक्टर था जिसमें रोना कैसे लाया जाए, उसमें एक लंबे समय का अनुभव जुड़ता है, तब शायद रोना संभव हो पाता है। बिल्कुल। व्यक्ति का रोना और आपके व्यक्ति द्वारा किए गए चरित्र का रोना दोनों अलग अलग हैं, और जिसको खुद अगर ब्रेख्त के हिसाब से देखें तो दोनों को एक साथ शायद नहीं रोना चाहिए, वो एक एलियनेशन का। हाँ जी हाँ। तो इस बारे में कुछ बोलिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं आपको मतलब बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि ये तो हुई स्टैनिस्लावस्की की थोड़ी थियोरी, जिसके अंदर आपको आइडेंटिफाई करना है उस चरित्र के साथ, उसको अपनाना है, उसको ओढ़ना है, और ये मतलब विश्वास लोगों में पैदा करना है कि ये वही है जो हम देख रहे हैं। दैट इज़ द थियोरी एंड दैट इज़ व्हाट वी हैव टू, उसको हमें वैसे ही दिखाना है, बावजूद इसके कि लोगों को मालूम होता है कि फला फला ये एक्टर है, वो जो चरित्र कर रहा है, उसके बावजूद वो एक तादाद में हो जाता है, वो उसके साथ वो हो जाते, जुड़ जाते हैं। लेकिन जब कॉकेशियन चौक सर्कल में तो फिर भी मेरी भूमिका थी वो ग्रूशा, एक सिंपल सी लड़की थी जिसके साथ मुझे उतनी कठिनाई नहीं हुई जितनी कठिनाई मुझे थ्री पेनी ओपेरा की, जो पॉली पीचम मैंने रोल किया, वो बिल्कुल ही भिन्न किस्म का रोल था। मतलब कहीं भी वो मुझसे बहुत ही अलग थी, वो बिल्कुल दूर से देखती है चीज़ों को, उस तरह से देती है, क्योंकि उसकी फैमिली उस तरह से उसका बैकग्राउंड वैसे हैं, और वो चीज़ों को मटीरियलिस्टिक तरीके से देखते हैं और वैसा ही उनको निभाते हैं। तो वो चरित्र जब मुझे करने को मिला, क्योंकि मैं गाना गाती थी, तो पॉली पीचम के बहुत से गाने थे उसमें,
ओपेरा ही था वो, तो उसमें संगीत तो था ही। तो पहली और ये फ्रिट्ज बेनेविट्स ये नाटक करने के लिए आए हुए थे। तो मैंने हमेशा की तरह फिर वो जैसे कहते हैं कि जो तैयारी होती है पॉली के लिए, तो मैं बिल्कुल उसमें अपने आप को आइडेंटिफाई करने की कोशिश, या मतलब उसको उस तरह से मैंने करने की कोशिश कर रही थी जैसे कि मैंने अब तक दूसरे चरित्र किए थे। तो फ्रिट्ज 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, हफ्ता भर हो गया, और 10-15 दिन के बाद मुझे फ्रिट्ज ने कहा कि नो, आई एम नॉट गेटिंग व्हाट आई वांट टू गेट यू फ्रॉम। मैंने कहा यानी? कहने लगा कि नहीं, एलिनेशन, उससे डिस्टेंस। मैंने कहा कि मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि पढ़ा तो था, थर्ड पर्सन, एलिनेशन, ये वो सब पढ़ा था, लेकिन एप्लीकेशन की जहाँ तक बात थी कि कैसे बोला जाए ताकि वो डिस्टेंस क्रिएट हो, ये समझ में नहीं आ रहा था। तो उसने कहा कि, मैंने कहा आप ऐसा करें कि आप मुझे बदल दें, किसी और को दे दीजिए। उन्होंने कहा ना, तुम ही करोगी। तो उन्होंने क्या किया, एक एक्सरसाइज के तौर पर उन्होंने कहा कि अपनी लाइनें जल्दी जल्दी बोलो, फास्टर फास्टर फास्टर, बोलती गई। उसके बाद ये हुआ कि मैं लाइंस बोल रही थी, मैं उसके साथ भावनात्मक रूप से जुड़ी नहीं थी। तो एक तटस्थता आ गई उसमें, एक अलगाव आ गया। उसने कहा मुझे ये चाहिए और वहाँ पर मुझे वो सुर मिला, और वो मिलते ही फिर मुझे ऑटोमेटिकली फिर वो हर जगह, और ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि छठे सीन में कहीं आगे जाकर हमने वो किया, एक्सरसाइज की, और उसके बाद फिर शुरू से लेके आखिर तक मैंने जैसे कहा कि मुझे वो नोट मिल चुका था, फिर उसका एप्लीकेशन धीरे धीरे समझ में आ गया, और फिर मैं करती चली गई। एक तो ये भी है ना कि ब्रेक्सन स्टाइल के नाटकों में का स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा होता है कि जिसमें बीच बीच में वो आते हैं, मतलब एक फ्लो की तरह नहीं होता, ताकि जिसमें लोग बह जाएं। हाँ, डिटैच करने के लिए बीच बीच में हाँ, रुकावटें, जैसे कि कोरस हुआ, या किसी ने कुछ कमेंट की, कुछ बोला, चरित्र खुद भी बोलते हैं कई बार, तो इस तरह से उसको तोड़ा जाता है ताकि वो बहाव बने नहीं। लेकिन मज़े की बात ये भी है कि ये सब कर चुकने के बाद मुझे बाद में ये भी रियलाइज़ हुआ कि मैंने कहा देखो, हमारे लोक नाट्यों में यही तो होता है। जैसे तमाशे के अंदर वो आकर सोंगाड़े जिसको बोलते हैं, वो आकर सीधी सीधी बात करके देखो ये हो रहा है और मैं ये कर रहा हूँ, और बाद में जाकर वो फिर, तो ये चीज़ हमारे, और ब्रेक ने कहीं यहीं से उस चीज़ को लिया होगा। तो कहने का मतलब है कि बाद में मुझे ऐसे लगा कि अरे ये तो अपने पास है। तो ये था वो एलिनेशन का की समस्या और उसका हल। अच्छा, आपका और सुरेखा जी का बड़ा एक लंबा एसोसिएशन, स्कूल में साथ पढ़ने से लेकर बाद में अपने प्रोफेशन में करियर परसू करने तक बहुत लंबा एसोसिएशन शायद आज भी होगा। कुछ यादें ताज़ा कीजिए ताकि आप, क्योंकि अभी हाल ही में हमने सुरेखा जी के साथ भी बातचीत की थी जिसमें आपका जिक्र आया था, तो बताइए। मुझे लगता है कि शुरू में तो जैसे उसे थोड़ा बहुत अनुभव था मेरे ख्याल से। अच्छा, दूसरा लिटरेचर की भी उसकी अच्छी खासी तैयारी, तो मैं यही कहूँगी कि वो मेरे लिहाज से ज़्यादा एक जिसको कहूँगी कि एक्टिंग के लिहाज से वो मुझसे काफ़ी आगे थी। नहीं, ऐसा नहीं है, वैसे आपको बताएं। नहीं, वो खुद कहती है कि हाथ पांव अकड़ जाते थे। हाँ। मतलब वो मेरे लिए पहला जब कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले इतना हेजिटेशन हाँ। कि जैसे हाथ पांव कांप रहे हैं और कैसे शुरू करें, ये शुरुआती उनके स्कूल में आने के बाद के भी अनुभव थे। हाँ, नहीं वो रहे होंगे वो उसका अपना अनुभव, क्योंकि अगर उसको ऐसा लगा होगा तो जाहिर है वो उसने सही कहा, सच्ची कहा। लेकिन जैसे जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे हमेशा शुरू में कहते भी थे ये तो मेथड एक्टिंग करती है, क्योंकि मुझे तो मेरे पास दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं था। और सुरेखा में एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि वो बहुत स्पॉन्टेनिटी है उसमें। हाँ, वो अभी भी जब करती है तो स्पॉन्टेनियसली जो चीज़ होती है वो करती जाती है। जी। मैं अभी भी तैयारी करती हूँ, थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करती हूँ, तो मेरे अप्रोच में थोड़ा अंतर है। लेकिन बावजूद इसके हम लोगों ने साथ में जब काम किया तो हम लोग एक दूसरे को देखते थे, सुझाते थे एक दूसरे को कि ये तुम्हारा अच्छा है, वो है, ये है। तो एक तटस्थ होकर, अलग होकर
एक दूसरे को देखना, समझना और उसको जिसको शेयर करना एक तरह से। और इसमें हमने कभी इस चीज़ को बुरा नहीं माना, बल्कि मैं तो कहूँगी रेपर्टरी में उस समय का जो एटमॉस्फेयर था उसमें ये एक तरह की एक इस तरह का जुड़ाव था। और एम हर एक का रहता था सब लोगों का कि अच्छा नाटक करना है तो लगे रहो, और उसमें सब एक दूसरे की मदद में लगे रहते थे, बैठ कर देखते थे, सुझाते थे, ये अच्छा था वो था, क्योंकि ये एक तरह से हमारी प्रैक्टिस बन चुकी थी, जो कि स्कूल टाइम से चली आ रही थी कि अलकाय साहब बिठाते थे, देखो समझो। सो दैट वाज पार्ट ऑफ आवर ट्रेनिंग एक्चुअली। लेकिन उसके बाद में आदत पड़ गई थी, देखते थे, समझते थे, एक दूसरे को बताते थे, और उसमें कोई किसी बात को लेकर ये नहीं मानता था कि मुझे क्यों बताया जा रहा है, ये एटीट्यूड नहीं था। तो कहने का मतलब है कि ये सब हम दोनों के साथ, जैसा आपने पूछा, कि ये साथ चलता रहा था और बहुत एक दूसरे के साथ हम लोग बहुत प्यार से काम होता था, करते थे। और वो हमेशा कहती थी, संगीत वाले नाटक मेरे सब रोल मेरे पास आते थे, वो ये कहती थी ज़रूर कि ये तुम्हें मिल जाते हैं। तो बातों का ये सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। उत्तरा जी, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। जी। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और उत्तरा बावकर के साथ बातों का ये सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। राज्यसभा टीवी का ये बेहद खास प्रोग्राम है गुफ्तगू। होने के बावजूद ना कोई जिंदगी अब शोहरत आपसे कोई भी ये बहुत ही सिलसिला मैं सिगरेट तो नहीं पीता, मगर हर आने वाले से बस इतना पूछ लेता हूँ कि माचिस है। क्या आपको सच में लगता है कि ये मेरी आवाज है? मेरी आवाज ये भी हो सकती है और मेरी आवाज ये भी हो सकती है। आप कौन सी गाड़ी से उतरते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि उतरने के बाद आप क्या करते हैं। मैं उनमें से हूँ जो घर से भागे नहीं थे एक्टर बनने के लिए, मुझे भगाया गया था। अगर किसी ने अंग्रेज कहा होता ना, मैं उसको एक थप्पड़ लगाता फौरन, और मैं कहता अंग्रेज होगा तेरा बाप। दोस्तों से प्यार किया, गुफ्तगू से बहुत प्यार किया, जो भी किया हमने किया शान से। देखिए गुफ्तगू सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। स्वागत है एक बार फिर से। प्रोग्राम है गुफ्तगू और गुफ्तगू में आप हैं आज उत्तरा बावकर के साथ। ब्रेक से पहले हम लोगों ने ये बातें की कि गाना जो था आपके लिए वो उसमें इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि आपको तो आखिर में संगीत नाटक वाले हिस्से में जाना था, लेकिन आ गई आप नाटक में, और वो भी आधुनिक नाटक की ट्रेनिंग में, और गाती तो आप पहले से थी, तो वो भी आपको एक फ़ायदा पहुंचाया करता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्यों ना हम लोग इस हिस्से में आपके गाए हुए किसी गाने से कुछ शुरू करें। गुनगुनाती जी जी, क्योंकि अब तो रियाज नहीं है। हाँ तो ठीक है। मैंने बेगम के तकिए में एक दो लाइनें गुनगुनाया करती थी। हाँ, मैंने लाखों के बोल सहे सितमगर तेरे लिए, मैंने लाखों के बोल सहे, लाखों के बोल सहे, मैंने लाखों के बोल सहे, मैंने लाखों के बोल सहे। क्या बात है। तो ये जो बेगम का तकिया, ये तो वही रंजीत कपूर जी वाला बेगम का तकिया, और मेरा ख्याल है कि ये इसका शुरुआती प्रोडक्शन पहला ही प्रोडक्शन रहा होगा। हाँ, मेरे ख्याल से, yes, हाँ। इस नाटक की इतनी धूम आपके हिसाब से क्यों? क्योंकि आज भी लोग याद करते हैं बेगम का तकिया को। क्या आपके हिसाब से इसकी वजह होगी? मुझे लगता है कि उसकी जो कहानी और उसके जो चरित्र थे वो कहीं ना कहीं बहुत करीबी लगते रहे हैं। और दूसरा उसका जो डिज़ाइन मैं कहूँगी कि जिसमें, और जो फिर वही मैं कहूँगी कि हमारे लोक कलाओं में जो चीज़ें हमें देखने को मिलती है और जो लोगों को पसंद आती हैं, गाने हैं, कुछ कैरेक्टर्स ऐसे जो कॉमिक है, कुछ जो है वो चरित्र जो हैं वो बिल्कुल जो हमारी फिल्मों में होते हैं, हाँ, कि कुछ भोले भाले हैं जिनको
वो किया जा रहा है, सताया जा रहा है। और जो रोल मैं कर रही थी कि जो नाचने वाली है वो आकर गांव वालों को परेशान किए जा रहे हैं अपने पैसों के और उसके कारण, और जो सीधे साधे लोग हैं उनको सताया जा रहा है वगैरह, इस तरह के अलग अलग चरित्र थे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोग अपने, एक तो कहीं वो फॉर्म भी बहुत करीबी लगता था, उसके चरित्र बहुत उनको लगते थे कि बहुत देखे हुए और उनके उसके पास वाले, और डिज़ाइन जो कि उसको खेला गया था हमारे ओपन एयर के अंदर, तो वो जो एटमॉस्फेयर था वो भी मुझे लगता है कि बहुत सुंदर था, जो कि लोगों को बहुत पसंद आया। बट लेकिन मुझे बेसिकली लगता है कि कहानी लोगों को अपनी बहुत नज़दीकी कहानी लगी होगी। रेपर्टरी में आपने कितना टाइम काम किया होगा? जी, मैंने रेपर्टरी में, देखिए मैं 68 में मैं पास आउट हुई स्कूल ऑफ मतलब ट्रेनिंग से, उसके बाद मैंने रेपर्टरी ज्वाइन कर ली। मैं 87 तक रेपर्टरी में मैंने काम किया। मैं ये भी कहूँगी कि 70 से लेके मिड 80s तक बहुत अच्छा काम रेपर्टरी ने किया। बहुत अलग अलग अच्छे अच्छे नाटक वहाँ पर हुए और जिसमें हिस्सा लेने का सौभाग्य मुझे मिला, क्योंकि मैं रेपर्टरी के साथ काम करती रही। और मैं यहाँ पर यही एक बात बताना ज़रूरी समझती हूँ कि जो मैंने यहाँ आने की सोची थी, महाराष्ट्र में आकर काम करने की, वो विचार मैंने इसलिए भी छोड़ा कि मुझे ऐसे लगा कि जो ट्रेनिंग हमने ली और उस ट्रेनिंग के दौरान जो हमने सीखा, अगर मैं यहाँ आती और नाटकों में काम करती तो क्या है कि यहाँ कमर्शियल नाटक बहुत सशक्त है, लोग बहुत पसंद करते हैं, बहुत उसके वो होते हैं, जगह जगह ये लोग लेकर मतलब टूरिंग भी होती है, काफ़ी लोग पसंद कर। लेकिन मुझे ऐसे लगा कि जो हमने सीखा था, फिर वो मुझे लगा कि उसकी प्रैक्टिस के लिए मुझे अपने आप को जो टाइम देना था वो शायद यहाँ आकर मुझे नहीं मिलता। जो चरित्र एक बार लोग पसंद करते हैं, जैसे कि फिल्मों में भी होता है कि लोग अगर किसी को किसी ख़ास रोल में पसंद करते हैं तो फिर उनके पास बार बार उसी तरह के रोल्स की ऑफ़र्स आने लगती हैं और आपको बार बार वही रिपीट करना पड़ता है। फिर आपके पास कोई चॉइस नहीं रह जाती, आपके पास कोई दूसरा चारा नहीं, फिर आप अपने आप को बार बार लगातार उसी ढर्रे में ढालना शुरू कर देते हैं। तो मुझे ऐसे लगा कि जो मैंने सीखा था उसका करने का मुझे मौका जो रेपर्टरी में जाके मिला, क्योंकि अलग अलग तरह के नाटक हमने किए, अलग अलग रोल करने का मौका मिला और हर बार एक चैलेंज के तौर पर मेरे आप पास बिल्कुल ठीक कहती हैं, क्योंकि देखिए मेरा ख्याल है कि इतना लंबा अरसा शायद ही किसी ने रेपर्टरी में काम किया होगा। मतलब स्कूल से निकले हुए जितने भी ग्रेजुएट्स होंगे, कम ही लोग होंगे जिन्होंने इतना लंबा अरसा, यानी कि जो भी मज़ा था, जो आनंद था, वो आपने वहाँ लिया। उसके बाद की कहानी तो शायद कोई जीवन यापन की कहानी ही होगी। हाँ, हम समझते हैं जीवन यापन या ये भी, हाँ, लेकिन मैं उसको थोड़ा अलग नज़र से भी देखती हूँ कि जब तक मैंने जैसे कहा कि हम लोग एक ग्रुप के अंदर जब हमारा काम चल रहा था और एक सोच थी हमारी, एक दिशा थी हमारी कि अच्छा नाटक करना है लोगों के सामने पेश, तो इस सोच के साथ जब तक हम लोग काम करते रहे तब तक तो सब अच्छा था। लेकिन गांधी फिल्म बनने के बाद रेपर्टरी के बहुत से लोगों ने बम्बई की तरफ अपना मुंह मोड़ा और काफ़ी लोग यहाँ बम्बई में आ गए। उसके बाद ये हुआ कि मुझे लगता है कि मैं ही थी जो कि रेपर्टरी में काम तभी भी कर रही थी, नए लोग आ रहे थे, लेकिन जैसे मैंने कहा कि जो ट्यूनिंग थी हमारी पहली, तो नए लोगों के साथ काम करती रही मैं, लेकिन फिर वो मेरे लिए वो मज़ा ख़त्म हो गया था। जो कि मेरे जितने ये करीबी दोस्त थे, पंकज कपूर, के रैना, रंजीत कपूर, सुरेखा, मनोहर और भी कई, बहुत लंबी लिस्ट है। तो फिर मुझे कहीं ना कहीं मुझे लगने लगा कि मुझे रेपर्टरी छोड़ देनी चाहिए। तो ये निर्णय जब मैंने लिया तो मोहन जी महर्षि जी तब हमारे डायरेक्टर थे स्कूल ऑफ ड्रामा के, उनको ये बात पता चली तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं छोड़ो मत, तुम यहाँ आकर पढ़ाओ। तो मैंने पढ़ाने का काम भी किया कुछ साल, लेकिन फिर उसमें मुझे ऐसे लगने लगा कि मैं बेसिकली अभिनय मेरा पहला वो है, पहली चॉइस है, तो पढ़ाने में मुझे वो नहीं होता था, बल्कि अच्छा लगता था कि देखिए, क्योंकि ना वॉइस ट्रेनिंग हमारे यहाँ बहुत
नेग्लेक्टेड मैं कहूँगी एक विषय ऐसा है कि जिस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। और मुझे वो एडवांटेज था कि क्योंकि मैंने संगीत सीखा था, तो वॉइस ट्रेनिंग मेरी उस समय से चली आ रही थी। और वो एक और एडवांटेज था मेरे पास कि आवाज़ की मेरी तैयारी जो थी, अपने पास क्या है ये मैं जानती थी और उसका उपयोग क्या करना है वो भी मैं समझती थी। तो फिर मैंने जब वॉइस एंड स्पीच की ट्रेनिंग देना शुरू किया, अच्छा लग रहा था, मैं एंजॉय कर रही थी। लेकिन फिर मुझे वही लगने लगा कि मुझे अभिनय करने का जो मौका है वो मेरे हाथ से छूटता जा रहा है, क्योंकि बुलावे आते थे बाहर से कि ये रोल कीजिए वो रोल कीजिए, लेकिन बार बार छुट्टियां लेना और बाहर पढ़ाने के लिए काम करने के लिए जाना मुझे खुद अच्छा नहीं लगा। तो मुझे लगा कि फिर इससे अच्छा है कि फिर मैं पढ़ाना भी छोड़ दूं और बाहर निकल जाऊं और फिर जो अपना प्रिय काम है वो करूं। इसलिए फिर मैंने 96 में स्कूल से भी छुट्टी मतलब छोड़ ही दिया, VRS लेके मैं बॉम्बे आके मैंने तब टेलीविज़न का काम काफ़ी अच्छा चल रहा था, तो मैंने यहाँ आकर मैंने टीवी करना, इसमें काम करना शुरू कर दिया। अब देखिए कुछ चीज़ों पर तो इंसान का बस नहीं होता, मसलन ये कि गांधी फिल्म का आना, हालांकि मैं आप पहली हैं जिनसे हम ये इस तरह इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि गांधी फिल्म का आना भी कोई फेनोमेना था जिससे दिल्ली से मुंबई की तरफ ये एक नई चीज़ है मेरे लिए। कुछ आप समझाइएगा अभी इसको थोड़ी देर में, लेकिन ये बताइए कि जब ये हो ही रहा था, सब लोग जा रहे थे, तो स्वाभाविक था कि आप भी वहाँ से चली जाती, चाहे ये चेंज कर देती काम जो कि आपने किया। लेकिन अगर ये सब कुछ बना रहता तो क्या आपको लगता है कि वही उसी तरह से रेपर्टरी में कुछ और एक 10 साल आप काम करती और इस तरह से थिएटर को ही पूरी तरह समर्पित रहती? ये कहना, ये थोड़ा मुश्किल सवाल है जो आपने किया है, लेकिन शायद करती। मैं तो यही कहूँगी कि शायद, वो इसलिए क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे भी कारण जुड़े हुए हैं कि जैसे मैंने कहा था कि जो हमारा ग्रुप उस समय बना हुआ था, जो हम लोग जिस एक तरह से यूनिट कहूँगी जो बना हुआ था, और जिनकी सोच विचार समझ हर चीज़ जो थी वो एक सी थी, उसमें एक सापन था। बाद में मैंने जैसे कहा कि रेपर्टरी में और लोग भी आए और जुड़ते गए, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि यंग लोग, उनके अपने सोच विचार, ये काम की तरफ देखने का उनका ढंग अलग, तो उस कारण फिर कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा कि शायद मतलब ये नहीं था कि काम अच्छा नहीं हो रहा था, मैं ये भी नहीं कहती हूँ, लेकिन फिर जो समय हम लोगों ने 8-10 साल एक साथ काम करने के बाद हम लोग बहुत अच्छी तरह एक दूसरे को समझते थे, सिर्फ कलाकार के रूप में नहीं, एज अ पर्सन ऑल्सो। तो वो थोड़ा मुझे लगता है वो भी बहुत ज़रूरी था, आवश्यक था, और उनसे अलग होने पर कहीं ना कहीं मैंने उनको मिस करना भी शुरू कर दिया था, सिर्फ एक्टर के तौर पर नहीं, लेकिन एज अ पर्सन ऑल्सो। सभी मेरे ये जितने करीबी मित्र थे वो सब मुझसे दूर हो गए थे, जिनको मैंने बहुत ज़्यादा महसूस करने लगी कि मुझसे बिछुड़ गए, दूर हो गए मुझसे। अच्छा, लेकिन ये गांधी वाली बात कैसे समझाएंगी आप? वो ऐसे कि गांधी की कास्टिंग जब हो रही थी तो बहुत से हमारे एक्टर्स को, मुझे भी बुलाया गया था, लेकिन मैं सिलेक्ट नहीं हुई उसके बाकी रोल के लिए, वो अलग बात। लेकिन उसमें बहुत लोग सिलेक्ट हो गए और काफ़ी लोग फिर उसमें उस फिल्म के लिए चले गए। और उसके बाद कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, ऐसा लगा होगा, क्योंकि ये हमने कभी डिस्कस नहीं किया आपस में, कि एक और तब तक और भी फिल्में यहाँ पर बॉम्बे में बनने लगी थी, श्याम बेनेगल वगैरह, ये लोग अलग किस्म की फिल्में बना रहे थे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हर एक को लगा होगा कि अब आजमाया जाए अपने आप को जाके बम्बई में, फिल्मों में, और इसमें ऐसा लगा होगा, जाहिर है, तभी लोगों ने फिर बम्बई की तरफ रुख किया अपना और आ गए इधर। और रेपर्टरी में रहते हुए आप लोगों ने नाटक कौन कौन से इम्पोर्टेंट किए होंगे? बहुत किए होंगे हमें तो लगता है। बहुत किए हैं। तो
जो मुझे याद या आते हैं। डायरेक्टर्स के नाम लीजिए कि जिन लोगों के साथ आप देखिए काम शुरुआत कर तो रहे हैं। हमारी हुई अलकाज़ साहब अलकाज़ के साहब साथ ही का हुई, था। क्योंकि एज ए टीचर भी वो हमारे साथ करते थे, और डायरेक्शन में तो वो थे ही। तो उनके साथ हमने शुरू में, जैसे मैंने कहा कि ट्रोजन वुमेन किया, फिर उसके बाद अथेलो किया, उनके साथ तुगलक किया हमने, फिर और लोगों के साथ, जैसे मैंने कहा कि कार्ल वेबर आए थे, उनके साथ हमने कॉकेशियन चौक सर्कल किया, फ्रिट्ज बेनिविट्स के साथ हमने ये किया था, थ्री पेनी ओपेरा किया था, शांता गांधी जी के साथ हमने जसमा ओढ़न किया, और रंजीत कपूर जो हमारे बीच में ही थे, उनके साथ हमने वो किया था, बेगम का तकिया किया, और उसके अलावा हमारे बीच से भी बहुत से लोग थे। जैसे मैंने खुद संध्या छाया नाटक डायरेक्ट किया था, क्योंकि मुझे वो, मैंने मराठी में देखा ओरिजिनल, और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगा कि वो नाटक हिंदी में भी होना चाहिए, तो हमने उसको ट्रांसलेट किया। और फिर ये सोचा गया कि अब इसमें जो 2 प्रमुख भूमिकाएं थी नाना नानी की, तो उसमें मुझसे किसी ने कहा, मतलब आपस में हम लोगों ने वो किया कि तुम ही कर लो। मैंने कहा मैं दोनों चीज़ें नहीं करूँगी, पहली बार मैं नाटक डायरेक्ट कर रही हूँ, तो मैं डायरेक्शन में ही मुझे वो करने दो, काम करने दो। और सुरेखा और मनोहर ने वो प्रमुख भूमिकाएं निभाई थी। तो हम में से भी लोग करते थे, रंजीत कपूर ने भी काफ़ी, मुख्यमंत्री किया, आमाल ने वो किया था, क्या नाम है उसका, नाम भूल रही हूँ, हाँ आधे अधूरे किया था हमारे साथ, आधे अधूरे किया, और नाम भूल रही हूँ मैं इस समय। इतने नाटक किए, इतने नाटक हुए। हाँ हाँ। और हाँ, एक उमराव जान मैंने दिल्ली से, मैं जब, हालांकि तब मैं रेपर्टरी में नहीं थी, लेकिन मैं अपनी भूमिकाओं को, मतलब चरित्र जो मैंने किए, उसमें से एक बहुत ही चैलेंजिंग, जिसको कहूँगी एक तरह से रोल था, वो था उमराव का, जो अनुराधा कपूर ने डायरेक्ट किया था। ऐसे कई नाटक हुए जो कि इतने अलग अलग तरह के, अलग अलग किस्म के रोल हमने किए। मकबेथ किया, हाँ कारण जी ने मकबेथ किया था, जो कि उन्होंने, हालांकि ट्रांसलेशन बिल्कुल अंग्रेज़ी की वैसी थी, नाम भी नहीं बदले थे, लेकिन उन्होंने उसको ढाला था यक्षगान स्टाइल में। मतलब उसमें जो एंट्री एग्जिट्स होती थी, या हमारी जो कॉस्ट्यूम्स वगैरह थे, वो बिल्कुल भारतीय थे, लेकिन चरित्र जो थे हम लोग जो कर रहे थे, वो सारे वो थे उसके शेक्सपियर के नाटक के थे। अच्छा, इस दौरान चाहे वो ट्रेनिंग रही हो या रेपर्टरी के नाटक रहे हों, क्या ऐसा भी अनुभव आपको हुआ जिसमें जो पारंपरिक नाटकों के गुरु लोग थे, उनमें से किसी को बुलाकर कभी उस दुनिया को भी आप लोगों को बताया गया? क्योंकि अलकाज़ी साहब इस मामले में बहुत विजनरी आदमी थे कि ट्रेनिंग मुकम्मल कैसे होगी, सिर्फ अगर मॉडर्न अप्रोच ही रखा जाएगा, उसको ट्रेडिशन के साथ एमालगमेट नहीं किया जाएगा, तो अधूरापन रहेगा। कोई ऐसी याद आती है आपको जिसमें जो, चाहे वो पारसी थिएटर की ट्रेडिशन रही हो, नौटंकी रही हो, स्वांग रहा हो, तमाशा रहा हो, उसके लोगों को बुलाकर कुछ आप लोगों को एनरिच किया गया क्या? नहीं, हम लोगों को दिखाए ज़रूर जाते थे। जो नाटक फेस्टिवल्स के अंदर नाटक, वहाँ पर आपको तो मालूम है दिल्ली में बहुत ड्रामा फेस्टिवल उस ज़माने में तो बहुत होते थे, थिएटर ये भी होता था, जैसे मैंने कहा फिल्में वगैरह, तो हम लोगों के लिए एक तरह से कंपलसरी हो गया था वो कि जाएं, देखें और उसको समझें, और उसके साथ हमारा डिस्कशन भी, वाइवा होता था, उसमें हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस करते थे। तो लेकिन अलग अलग, जैसे आपने जो सवाल किया, जैसे हमने मराठी तमाशा किया था, विच्छा माझी पुरी करा, जो कि बहुत फेमस नाटक रहा है, तमाशा रहा है इसमें मराठी में, तो उसको ट्रांसलेट करके हमने विच्छा माझी पुरी करा को हमने सैया भाई कोतवाल करके उसका नाम रखा था, और वो नाटक हमने किया था। तो उस समय मुझे नहीं लगता कि इतने लोगों को, जैसे कार्ल वेबर, फ्रिट्ज बेनिविट्स, ये लोग ज़रूर आए थे और उनके साथ हमने ये नाटक किए थे, लेकिन बाकी हम लोग देखते थे। और ख़ुद जैसे रंजीत कपूर ने ही इसको हाँ, उषा जी थी हमारे साथ, उषा बैनर्जी उनका नाम मैं भूल गई, वो रेपर्टरी में थे, उन्होंने उसको डायरेक्ट किया था सैया भाई कोतवाल को, और उसमें फिर हम सब ने मिल के, जैसे गाने उसके थे वो मैं गाती थी, और उसमें गाने बहुत
इम्पोर्टेंट, मतलब लावणी जो है वो इम्पोर्टेंट थी। तो सारी वो गाने का जितना भी हिस्सा था वो मैं गाने गाती थी। तो हमने सब ने मिलजुल कर इस तरह के नाटक भी किए थे जिसमें कि लोक नाट्य का आपको वो मिलता है आनंद। बल्कि थोड़ा बहुत उसमें अलगाव हम लोग लाते थे, लेकिन अदरवाइज़ इस तरह के नाटक हमने खेले किए। मैना गुर्जरी किया था, वो भी फिर से वही गुजराती भवाई का ही एक दूसरा स्वरूप। तो इस तरह के नाटक रेपर्टरी के अंदर काफ़ी होते रहे हैं और स्कूल में भी करते थे। जब हम लोग स्कूल में थे तब मैंने जैसे कहा कि ये नाटक जो हमने पहले किए ब्रेख्त के, वो उस समय बुलाया गया था लोगों को और उनके साथ हमने ये नाटक किए थे। अच्छा, अब हम सोचते हैं कि सिनेमा वाले हिस्से पर अगर बात ना हुई तो बात अधूरी रह जाएगी, सिनेमा और टेलीविज़न। तो इस सफ़र के बारे में कुछ जो बातें आप कहना चाहती हूँ अपनी तरफ से कहिए। हाँ, हालांकि टेलीविज़न का सफ़र मेरा बहुत लंबा तो नहीं कहूँगी, 8-10 साल का रहा है। जैसे मैंने कहा शुरू में बिल्कुल मैंने जैसे सुरेखा यहाँ थी तो उसने मेरी काफ़ी मदद की क्योंकि वो यहाँ रह रही थी। मेरा भाई यहाँ था, उसके पास मैं रहती थी बॉम्बे में। और मैंने शुरू में ये सोचा कि देखते हैं करके, अच्छा लगा तो करेंगे। और शुरुआत हुई मेरी, बनेगी अपनी बात, जिसमें सुरेखा बहुत बड़ा उसका प्रमुख रोल था और लोग बहुत पसंद करे थे। बहुत लोगों की जो सीरियल कहूँगी कि पसंदीदा सीरियल था। तो उसमें एक रोल था, एक चरित्र था जो कि उसकी सहेली है जो आती है कहीं से। तो जब उसकी बात चली तो उसने मेरा नाम सुझाया और फिर मैंने उसमें वो चरित्र किया। और क्योंकि हम लोग एक दूसरे से इतने सालों से जानते थे, अच्छी सहेलियाँ थी, रह चुके हैं हम, अभी भी हैं, तो काम करने में कोई टेंशन नहीं थी। बहुत अच्छी ट्यूनिंग बनी, बहुत आदान प्रदान, लेना देना, वो कहती थी मैं बोलती थी, ये मतलब एक अच्छी ट्यूनिंग बन गई और लोगों को वो बस बहुत पसंद आई। तो शुरुआत वहाँ से हुई अच्छे से। उसके पहले हाँ, तमस सीरियल में पहली बार मुझे गोविंद जी ने जब मौका दिया तो उस सीरियल, तब मैं दिल्ली में ही थी और रेपर्टरी में काम कर रही थी। तो उसमें वो जो रोल जो लोग अभी भी शायद याद करते, वो तो सीरियल ही याद करते, पूरा सीरियल ही बहुत वो था, उसमें जो इंटेंसिटी थी और जो उसको देखते हुए तो पहली बार मुझे, हालांकि रोल मैं कहूँगी कि बहुत बड़ा नहीं, लेकिन बहुत ऐसा रोल था कि जिसकी जो लोगों को हमेशा याद रहता है। गाना वो गाती हैं। उसके बाद मैंने उड़ान सीरियल, जो कविता चौधरी हमारे स्कूल से ही थी, उसने वो सीरियल बनाया था, उसमें मुझे उसकी माँ का रोल, वो जो कर रही थी चरित्र, उसके वो रोल करने का मौका मिला। तो धीरे धीरे वो तो मैंने पहले किए थे, तब मैं दिल्ली में आना जाना मेरा चलता रहता था। लेकिन बाद में जब मैं यहाँ आकर मैंने सेटल होने की सोची, उसके बाद फिर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल जो मैं बता सकती हूँ आपको, वो थे कोरा कागज़ में मैंने रोल किया था। बहुत अच्छा रोल लोगों ने पसंद किया, अलग रोल था जो मुझे करने का मौका मिला। और उसमें आशा पारिक जी के साथ मुझे पहली बार मैंने काम किया। करने से पहले मैं थोड़ा डर रही थी कि पता नहीं उनको मेरा काम कैसे लगेगा, क्या पसंद आएगा नहीं, लेकिन जब मैंने काम करना शुरू किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये मैं कहना चाहूँगी कि वो इतनी सिंपल, इतनी सादगी से उन्होंने कभी ये बताने की या दिखाने की कोशिश नहीं की कि वो एक स्टार रह चुकी हैं। बिल्कुल ओपन, जो हम कहते थे कि हमें ऐसा, वो बताती थी कि इसको यह करना है। शुरू में हालांकि उन्होंने कहा था नेगेटिव रोल है, ललिता पवार की तरह करो। मैंने कहा ऐसा तो मैं नहीं कर सकती, मुझे आप बताइए कि ये नेगेटिव है तो उसके कुछ कारण होंगे, क्योंकि वही ट्रेनिंग का हिस्सा था हमारी कि कोई नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा होता नहीं है, शेड्स होते हैं। अरे तो मैंने उनसे कहा कि मैं अपनी तरह से करूँगी, मुझे सिर्फ आप बता दीजिए कि रीजंस क्यों ऐसा वो बिहेव करती। तो धीरे धीरे वो बात, हमारी ट्यूनिंग बहुत अच्छी हुई। उन्होंने मुझे कहा कि देखो ये है कारण। तो ये बातचीत होती रहती थी और फिर काम का मज़ा एक अलग ही था जो आने लगा था और खूब मज़े में हमने काम किया। और उस समय ये भी मुझे लगता है बताना ज़रूरी है कि वीकली प्रोग्राम होने की वजह से काम करने के लिए हमारे पास समय होता था, वक्त होता था। क्या है स्क्रिप्ट, क्या है उसकी मांगे क्या है,
क्या चाहते हैं, डायरेक्टर क्या चाहता है। डायरेक्टर को तो आजकल खुद मालूम नहीं होता कि उनको क्या करवाना है। डेली सोप की वजह से ये बहुत गड़बड़ हो गया है मामला, क्योंकि समय नहीं मिल पाता, तो आप तैयारी करना भी चाहे तो आपके पास टाइम नहीं होता। वो तो टेलीविज़न की बात। तो कुछ मैंने जो किए मुझे बहुत अच्छे लगे। और लास्ट मेरा था जस्सी जैसी कोई नहीं, जिसमें लोगों ने फिर से कहानी भी पसंद की, रोल भी सबके लोगों को पसंद आए। लेकिन फिर धीरे धीरे जब ये मैकेनिकल सा होने लगा कि बस ये है करो, जब तक लाइटिंग होती है याद कर लो लाइनें और बोलो, तो मुझे ऐसे लगा कि इतने साल का जो मेरा काम मुझसे जो उसकी जो मांगे हैं, अगर वो मैं पूरे नहीं करती हूँ, अगर मुझे उसमें आनंद नहीं आ रहा है, तो फिर मुझे ये नहीं करना चाहिए। उसी तरह मुझे लगता है कि ये भी बात बहुत आवश्यक है कहना कि फ़िल्म की बात आपने कही। पहली मुझे मेजर फिल्म करने का मौका मिला मृणाल सेन। उन्होंने मुझे एक दिन अचानक में जो माँ का रोल करने का मौका दिया, शबाना वगैरह ये सब लोग थे उसमें, बहुत बड़े बड़े कलाकार। तो पहले तो टेंशन थी कि इनके साथ करना, कोई अनुभव नहीं फिल्म का। तो मैंने उनसे कहा था, जैसे मैंने तमस करते हुए गोविंद जी से भी कहा था कि देखिए मैं अभिनय तो करना जानती हूँ, लेकिन मुझे इस मीडिया का पता नहीं है, क्योंकि ये टेक्निकल है। स्टेज पे तो हम लोग बड़े से स्टेज पर हमें थोड़ा सा उसको इनलाज करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर तो फ्रेम के भीतर रहना है आप। तो उन्होंने कहा था, मुझे याद है मृणाल जी ने कहा कि जितना तुम स्टेज पे करती हो उसका 30% करो बस। और गोविंद जी तो सामने बैठते थे और मुझे कहते थे मैं बताऊंगा अगर मुझे कहीं लगा कि ये। तो कहने का मतलब है कि इस तरह से उन लोगों ने मदद की। तो मुझे ऐसे डर लगता था कि मैं कहीं लाउड ना लगूं, क्योंकि ऐसे भी हमने परफॉर्मेंसेस अपने फिल्मों के अंदर देखे जहाँ पर लोग बहुत लाउड लगते हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो अपना पुराने पारसी स्टाइल का जो वो रहा है असर, वो अपनी पुरानी फिल्मों में कहीं कहीं दिखाई देता है। तो मुझे यही डर था कि मैं ऐसे कहीं लाउड ना दिखाई दूँ। तो मैंने उनसे कह रखा था कि प्लीज़ आप इसका ध्यान रखिए, बाकी मैं जो कर रही हूँ मैं समझ के कर रही हूँ, लेकिन टेक्निकल हिस्सा जो है वो आपके सुपुर्द किया है हमने। तो खैर एक दिन अचानक के लिए तो मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला रहा सपोर्टिंग रोल में। और ये सारा मेरा जो नाटक का मेरा जो ट्रैवल था, यात्रा थी, उसको संगीत नाटक अकादमी ने 84 में अवार्ड देकर उसको भी सराहा, एक तरह से रिकॉग्नाइज किया। तो ये है हमारी यात्रा। इस बीच में अगर ये सवाल बहुत निजी ना हो तो बताइए, क्या शादी बीच में आपने कब की? हमने नहीं की। हाँ। और मैं यहाँ पर ये भी कहना बहुत आवश्यक समझती हूँ कि एक तो अभिनय क्षेत्र में जाना और शादी ना करने का निर्णय लेना, ये तब तक ना हो पाता अगर मुझे मेरे पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट ना होता। तो मुझे कभी भी प्रेशराइज नहीं किया गया। सारे निर्णय हमने खुद लिए। हाँ, उनके साथ हम बातचीत ज़रूर करते थे, लेकिन उन्होंने हमसे ये नहीं कहा कि लोग क्या कहेंगे, ये वो गोदी में हमारे वो इस तरह की बातें कभी नहीं हुई। उन्होंने पूरी तरह से सपोर्ट किया। और बल्कि हमारे पेरेंट्स आते थे देखने के लिए और देखते थे, अगर उसमें कुछ गलतियाँ नज़र आई तो बताते थे। और प्ले के अंदर अगर कुछ गलत हुआ तो बोलते थे कि तुमने उसमें ये गड़बड़ की वगैरह। तो फुल सपोर्ट था मेरी पूरी फैमिली का मेरे। तो इसलिए अभी तक जो मेरा सफ़र चल रहा है। हाँ, मैं यहाँ पर ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि पूना में जब शिफ्ट हुई उसके बाद मैंने मराठी फिल्मों में काफ़ी मुझे काम करने का मौका मिला। और वो सुमित्रा भावे और सुनील सुक्टनकर नाम के जो 2 डायरेक्टर्स हैं, जो कंबाइंड उनका काम चलता है, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी भूमिकाएं करने का अवसर मुझे मिला। और लोगों को पहली बार तब पता चला कि मैं मराठी हूँ और मैं मराठी में काम भी करती हूँ और बोल भी सकती हूँ। तो ये एक बहुत अच्छा मुझे लगता है कि मेरे लिए अवसर था। और आपके नाम के साथ ये जो बावकर है, ये कोई आपकी जगह का नाम होगा, जैसा कि मंगेशकर? हाँ, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, कोई गाँव वगैरह का नाम नहीं। अच्छा, पता नहीं नाम। हम तो हमेशा इस बात पर घर में भी हम लोग जैसे भाई बहनों में चर्चा होती है कि नाम
कहाँ से आते हैं और कैसे शुरुआत होती है उनकी। हाँ। तो ये एक मुझे लगता है एक बहुत बड़ा सवालिया निशान सवालिया है। निशान। अच्छा, हम देख रहे हैं कि आप अपने हाथ में एक कागज़ भी रखे हुए हैं। हाँ। अगर ये इसलिए था कि कुछ बातें आपको कहनी थी, कि जब वो सवाल पूछा जाएगा तो वो बातें आप कह देंगी। हाँ। तो हो सकता है कि वो सवाल ना पूछा गया हो तो आप वो बातें कह सकते। नहीं, मुझे लगता है कि आपने सारे सवाल किए और शायद मैंने सारे जवाब मैं दे पाई हूँ, अगर आप ऐसा कहते हैं तो। ये मैंने सिर्फ लिस्ट इसलिए रखी थी कि वही है, इसमें मैंने प्लेस के नाम लिखे थे, डायरेक्टर्स के नाम लिखे थे, रेपर्टरी में कौन लोग थे उनके नाम। क्योंकि क्या होता है मेरे साथ, ये बहुत बड़ी मुश्किल है, मुझसे कोई अगर पूछे कि फला फला का नाम क्या है, मैं ब्लैंक हो जाती हूँ, नाम याद नहीं आता। और ये बहुत इतने ज़रूरी सवाल थे जो आपने किए भी, और मैं किसी हद तक उनके जवाब दे भी पाई हूँ। तो ये सारे नाम मैंने यहाँ पर लिखे थे कि कौन से लोगों के साथ काम किया, कौन से डायरेक्टर्स के साथ काम किया, कौन सी फिल्में की, कौन से नाटक मैंने किए अब तक। तो ये सारा मैं लिख के लाई थी। मैंने कहा अगर ब्लैंक हो जाती हूँ तो मैं देखूंगी। तो उत्तरा जी, हमारी तरफ से बातों का ये क्रम पूरा होने को है, लेकिन जो चीज़ सबसे कम हुई, जो आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रही शुरू से ही, गाना, तो वो गाना बहुत कम हुआ इस बीच में, प्रोग्राम के बीच में, क्योंकि आप कह रही हैं कि थोड़ा रियाज भी छूट गई है। लेकिन आप एक गाना हमको अपने किसी प्ले का सुना। देखिए, अब प्रैक्टिस नहीं है, गला नहीं चलता, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ। ये 3 पेनी ओपेरा में मैंने गाया था, तो मैं गुनगुनाती हूँ। पॉली नाम का जो कैरेक्टर था, पॉली पीचम, जो मैंने किया था, तो कुछ ऐसे शुरू होता है। जब मैं लड़की थी भोली भाली, मैंने सोचा मुझ में ले कोई दिलचस्पी, उस हालत में सोचा करती थी ए मेरे दिल मैं क्या करूँगी, ए मेरे दिल मैं क्या करूँगी। अगर वो दौलतमंद हुआ, अगर वो अच्छा हुआ, उसका कॉलर बर्फ़ की तरह चिट्टा हुआ, अगर वो जानता हो बेगम के अदबो अदा, तब मैं उससे कहूँगी नहीं नहीं, सर मैं ऊंचा यूं रखूँगी और असली बेगम मैं बन सकूँगी, और असली बेगम मैं बन सकूँगी। ऐसा कुछ था। देख बहुत बहुत शुक्रिया उत्तरा जी, आपने हमारे लिए कुछ अपनी यादें इस तरह ताज़ा की, और 2 बड़े खूबसूरत गीत आपने हमारे लिए सब गड़बड़ हो रहे थे, गड़बड़ हो रहा था, लेकिन हाँ कोशिश की। अब क्या कहूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी खूब मज़ा आया, क्योंकि मैंने जैसे कहा आपसे, मेरा यह प्रिय कार्यक्रम है, मैं बहुत चाव से देखती हूँ, खूब आनंद लेती हूँ इसका, और मैं ही नहीं, हमारे घर में सभी को ये पसंद है। तो आपका भी बहुत बहुत मुझे तो बहुत ये शौक़ था कि आपके साथ बातचीत हो, क्योंकि और वो भी ख़ास तौर पर बहुत से नाटक तो हमने आपके नहीं देखे, क्योंकि वो ज़माना जब था तब मैं दिल्ली में था नहीं, लेकिन मैंने वो ज़रूर देखा, उमराव जान जो आपका था, बहुत ही मेरी स्मृति में अभी भी ताज़ा है। नहीं, वो बहुत अच्छा नाटक आपने देखा, इसके लिए मैं कहूँगी कि शुक्र है। बहुत बहुत शुक्रिया उत्तरा जी। ये थी जानी मानी अदाकारा उत्तरा बावकर। प्रोग्राम गुफ्तगू के इस एपिसोड के बारे में कुछ कहना चाहते हो तो आप हमें लिखिएगा ज़रूर feedback.rstv@gmail.com पर। मैंने लाखों के बोल सहे सितमगर तेरे लिए, मैंने लाखों के बोल सहे, लाखों के बोल सहे, मैंने लाखों के बोल सहे, मैंने लाखों के बोल सहे।